अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। और आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने चीनी हम मनसब ली कीचियांग की दावत पर कल से चाइना का दौरा कर रहे हैं। 2 रोज़ा ये दौरा है और ज़ाहिर है ये सरकारी दौरा है क्योंकि ये ली कीचियांग की दावत पर किया जा रहा है। अच्छा, इससे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के दौरे कर चुके हैं। वहाँ पर उनकी जो एक बेसिक कोशिश रही है, बुनियादी कोशिश रही है, वो यही रही है कि पाकिस्तान की मईशत को लेकर कुछ ना कुछ ऐसे फैसले, ऐसी मुलाकातें की जाएं कि यहाँ की मईशत को ढारस दी जा सके, संभाला दिया जा सके। और यही वजह है कि वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद अपना ये जो पहला दौरा है, इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान तिजारत के फ़रोग़ और CPEC मनसूबे समेत मुख्तलिफ उमूर पर यहाँ मुज़ाकरात कर रहे होंगे। अच्छा नाज़रीन, पाकिस्तान चीन के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए आज़ादाना तिजारत के जो माहदे हैं उसके दूसरे मरहले के तहत वुसअत देना चाहता है ताकि जो सनती ताल्लुकात हैं उसमें भी बेहतरी लाई जा सके। जब हम चीन की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि वहाँ पाकिस्तान के सफ़ीर मोइनुल हक ने चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू की थोड़ी सी डिटेल में आपसे शेयर कर लूँ, जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और चीन तिजारत, सरमायाकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सनत, ज़राअत और ख़ास तौर पर IT के अहम शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने जा रहे हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे चीन के दौरान मसरूफियात क्या रहेंगी, चाइना में कौन कौन सी अहम शख्सियात से वो मुलाकातें कर रहे होंगे और ये दौरा जो है ये पाकिस्तान की मईशत में किस कदर तब्दीलियाँ ला सकता है, किस कदर मुस्बत साबित हो सकता है, ये सारी चीज़ें पहले आप एक रिपोर्ट में देखिए। फिर मेरे साथ मेरे गेस्ट हुमायूं खान साहब मौजूद होंगे, उनसे उनका तज्ज़िया जानेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने चीनी हम मनसब ली कीचियांग की दावत पर कल चीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन की क़यादत के साथ दीगर अहम उमूर समेत कर्जों में रिलीफ के हवाले से भी बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर नोंग रोंग ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आज़म के चीन के दौरे पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मुलाकात में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि वज़ीर आज़म के चीन का दौरा दोनों मुल्कों के माबैन कायम तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान चीन बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम की तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ के वसी मौक़े मौजूद हैं। CPEC मुल्क के लिए गेम चेंजर मंसूबा है। चीन के ताउन से हम अपनी बरामदात बढ़ा सकते हैं। CPEC has been the game changer, and now is the time to build our B2B business relations. This will not only further augment CPEC's dividends, but it will expand business relations between Pakistan and China. उधर चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर मोइनुल हक ने चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि वज़ीर आज़म दौरे के दौरान चीनी रहनुमाओं, सीनियर ओहदेदारों और कारोबारी बरादरी के नुमाइंदों से मुलाकातें करेंगे और अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर, खास तौर पर वबाई अमराज, माहौलियाती तब्दीली, महंगाई और गुर्बत जैसे आलमी चैलेंजेस से निमटने में ताउन पर तबादला ख्याल करेंगे। इन मुलाकातों से हमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायजा लेने और तिजारत, सरमायाकारी, बुनियादी ढांचे, सनत, ज़राअत और IT के कलीदी शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने के बेहतरीन मौक़े फराहम होंगे। बिल्कुल जी, बेहतरीन मौक़े पाकिस्तान को बहुत सारे शोबों के अंदर फ़राहम करेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का जो दौरा है, जो कल से वो चीन के दौरे पर रवाना हो रहे हैं, 2 रोज़ा ये दौरा है। इसी पे बात करेंगे। हुमायूं खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, इस वीडियो लिंक पर हमारे साथ, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा हुमायूं साहब, बात हमें आपसे यही करनी है कि पाकिस्तान की जब हम बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जिन्हें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 20वीं नेशनल कांग्रेस के कामयाब इनेकाद के बाद चीन में मदऊ किया गया है। वज़ीर आज़म ये दौरा कर रहे होंगे, आप क्या समझते हैं ये पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर दोनों ममालिक के दरमियान आज़ादाना तिजारत है और सरमायाकारी है, उसके हवाले से कितना अहमियत का हामिल है ये दौरा? जी थैंक यू आसमा। मेरा ख्याल है इसकी अहमियत 2 फोल्ड इन अ सेंस, इसलिए कि एक 20th नेशनल पीपल्स कांग्रेस की जो कामयाब इनेकाद हुआ उसके बाद
ہیڈ آف اسٹیٹ کی طور پہ، ہیڈ آف دا گورنمنٹ کے طور پہ شہباز شریف جا رہے ہیں، اس کے بعد شاید جرمن چانسلر جائیں اور شاید کچھ اور ممالک کے لوگ بھی جائیں، لیکن یہ پاکستان کی طرف سے پہلا ہوگا. اور پھر پرائم منسٹر شہباز شریف کا اپنی حکومت پی ڈی ایم کی حکومت سنبھالنے کے بعد پہلا دورہ ہوگا چائنا کا. اب میری مختلف دوستوں سے آج بھی سارا دن بات ہوتی رہی. یہ پاکستان کے لیے میرا خیال ہے کہ اب تک کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے جتنے بھی دورے ہوئے ہیں ان دوروں میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل دورہ ہوگا. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک، چین اور پاکستان کا جو دوستی ہے وہ ابھی کی نہیں ہے، پچھلے 7 دہائیوں سے وہ ہے، اور یہ ہمیشہ سے ایک بہت اچھی ٹریجیکٹری پہ رہی ہے. اس میں کچھ ٹائم پہ اپس اینڈ ڈاؤن کے درمیان کچھ تھوڑے سے تعلقات، پرٹیکولرلی اگر ہم سی پیک کے پوائنٹ آف ویو سے بھی لے لیں تو وہ شاید پچھلی حکومت میں شاید تھوڑے سے اس میں تعطل کا شکار رہا، لیکن ابھی اس کو دوبارہ ریوائیو کیا جا رہا ہے. دوسرا، کلائمیٹ کیٹاسٹرفی جو پاکستان نے اس دفعہ اپنی ہسٹری میں سب سے پہلی دفعہ جو فیس کی ہے، اس کے بعد چین کی طرف جایا جا رہا ہے. اور تیسرا یہ کہ ہمارا جو اکنامک سچویشن ہے جو کہ بڑے عرصے سے خراب تھی، اس میں بہت سی بہتریاں آ رہی تھیں، اس کے حساب سے چین کی طرف یہ دورہ جانا، جس میں سی پیک کو دوبارہ ریوائیو کرنا، اس کے سیکنڈ فیز میں جانا، اس میں چائنا پاکستان اکنامک ریلیشن شپ کو ایک نئی نہج پہ لے کے جانا، اس کے بعد جو ابھی ریسنٹلی کنکلوڈیڈ جے سی سی ہوئی ہے 11 جے سی سی 27 اکتوبر کو، اس کے اندر کچھ نئے جو ہیں سیکٹرز کو شامل کرنا. اور پھر اس کے علاوہ دنیا کی جو جیو پالیٹکس یا جیو اکنامکس جو چینج ہو رہی ہے، اس میں شہباز شریف صاحب کا اپنے ہم منصب کے ساتھ ملنا، اور پھر چینی صدر کے ساتھ ملنا، اور پھر باقی ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ ملنا، اور پاکستان کی اور چین کی جو کامن انڈرسٹینڈنگ آن انٹرنیشنل ایشوز ہے اس کے اوپر بات کرنا، رشیا اور یوکرین کے وار کے تناسب سے، افغانستان کے بگڑتے ہوئے حالات کے تناسب سے، دہشت گردی کے بڑھنے کے تناسب سے. تو یہ بہت 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 اہمیت کا حامل ٹرپ ہے، اور میرا خیال ہے پوری دنیا کی نظریں اس کی طرف ہوں گی، اسپیشلی انڈین میڈیا کی نظریں اس کی طرف بہت زیادہ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ دس از لائک جس طرح ہم سی پیک کو کہتے تھے کہ گیم چینجر کی طرح کا وہ ٹرپ وہ پروجیکٹ ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ فارن پالیسی کے حساب سے پاکستان کا یہ ٹرپ فارن منسٹر کے ساتھ، اکنامک افیئر منسٹر کے ساتھ اور ان کے اور ساتھ کافی بڑا ڈیلیگیشن ہوگا. تو یہ ایک فارن پالیسی کے حساب سے گیم چینجر کے طور پہ ایک وزٹ آپ کے سامنے نظر آئے گا، اور بہت اچھی جو ہے ڈیولپمنٹ ہوں گی. اچھا، جیسے آپ نے کہا نا ہمایوں صاحب کہ پوری دنیا کی نظریں اس پر ہوں گی، تو میں اس جانب پہ آؤں گی کہ دیگر جو ممالک ہیں وہ اس دورے کو کیوں اتنی زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، اور کون سے ایسے معاملات ہیں جو ڈسکس کیے جا سکتے ہیں جس میں باقی دنیا کو انٹرسٹ ہو سکتا ہے ان دونوں ممالک کی گفتگو کو لے کر. لیکن پہلے میں چاہوں گی، چونکہ ہم پاکستان اور چائنا کے ریلیشن کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ایک اہم ویب سائٹ بھی لانچ ہو رہی ہے، پاکستان چین بزنس اینڈ انویسٹمنٹ فورم کی جو ویب سائٹ ہے. یہ ذرا تھوڑا سا ہمیں سمجھائیے گا کہ اس ویب سائٹ کا کیا مقصد ہے، کیا اس سے حاصل ہونے جا رہا ہے، کیا یہ صرف معلومات کے لیے ہوگی یا اس کے کچھ اور بھی مقاصد ہیں ہمایوں صاحب؟ نہیں، یہ دیکھیں، جس طرح میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ ہمارا جو اکنامک ریلیشن شپ ہے وہ ایک نئی جہد کی طرف جا رہے ہیں، تو اس میں بھی جو پاکستان چائنا بزنس اینڈ انویسٹمنٹ فورم ہے، جس کے فوکل پرسن چینی سفیر پاکستان میں ہوں گے، اور اس کا افتتاح کیا گیا، اور پرائم منسٹر نے اپنے وزٹ سے ایک دن پہلے یا آج تھوڑی دیر پہلے جو ہے اس کے ساتھ خطاب کیا اور بہت ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کیا. یہ ایک ایسا فورم ہوگا جو پاکستانی اور چینی کمپنیز کو، چینی انویسٹمنٹ کو، چینی بینکس کو، چینی جو ہے انڈسٹریل جو بڑے ان کے گروپس ہیں، ان کو پاکستان میں آنے کے لیے، پاکستان کے اندر جو بزنس کے مواقع ہیں، پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کے جو مواقع ہیں، پاکستان کے اندر جو ڈیولپمنٹ اپرچونٹیز ہیں، اس کے ساتھ کرنا، اور پھر پاکستان کی طرف سے جو بہت ساری ایکسپورٹس ہو سکتی ہیں اس کے اندر چینی کمپنیز، چینیز جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں، چین کی جو مختلف وہ جو مصنوعات کی منڈی ہیں، اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک نیا پلیٹ فارم مہیا کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ایک نیا انیشیٹو ہے جو آج اس کا افتتاح کیا گیا، اور میرا خیال ہے اس کو اگر ہم اور زیادہ ایفیشینٹ کریں اور اس کو زیادہ پروموٹ کریں، تو اس میں جو دونوں ممالک کے درمیان جو ایک ایسا فگر تھا اور ایک ایسی کمی تھی جس کی وجہ سے بزنس یا اپرچونٹیز کم ہو رہی تھی، میرا خیال ہے اس کو بڑھانے میں ایک بہت کلیدی کردار ادا کرے گا یہ فورم. اس کی ویب سائٹ کا ایک اور بڑا اہم پروجیکٹ ہے، ایک اور بڑی اہم صنعت ہے، وہ ہے گاڑیوں کی صنعت. ہم یہ جانتے ہیں کہ چائنا نے کچھ عرصہ پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو پیٹرول پر چلنے والی گاڑیاں ہیں، ڈیزل پر چلنے والی گاڑیاں ہیں، ان پر انحصار کم کیا جائے گا، ان گاڑیوں کی جو پیداوار ہے وہ کم کی جائے گی، اور الیکٹرک کارز جو ہیں
वो ज़्यादा बनाई जाएंगी। और अब हम ये देख रहे हैं कि उनकी सड़कों पर बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार्स हमें दिखाई भी देती हैं। जब हम पाकिस्तानियों की बात करते हैं, आम पाकिस्तानी शहरी भी यही चाहता है कि डीजल से, पेट्रोल से, इस सारे खर्चे से उसकी जान किसी तरह अगर छूट सकती है, इलेक्ट्रिक कार आ सकती है जिससे माहौल को भी बेहतर बनाने में बहुत मदद मिल सकती है। तो आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट पर कोई बात की जा सकती है, क्योंकि ये तो बड़ा बेहतर हो जाएगा कि अगर पेट्रोल से, डीजल से हमारी बचत हो रही हो और हम ये गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे हों पाकिस्तान में और चाइना से इंपोर्ट कर रहे हो जो कम बजट पे हमें मिल सके। हुमायूं साहब। जी बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है कि इस वक्त जब 11th JCC हुई तो उसमें जो है ना एक नया, बल्कि एक नहीं 2-3 नए सेक्टर्स का जो है वो अयादा किया गया, जिसमें वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और क्लाइमेट का एक अलग ग्रुप बनाया गया जिसके ऊपर गुफ्तगू होगी, और दूसरा माइनिंग का बनाया गया। उसके अलावा पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कुछ अर्सा पहले 10,000 मेगावाट का सोलर एनर्जी सिस्टम इनिशिएटिव जो है उसका भी इफ्तिताह किया, और उसमें कहा गया कि चीनी कंपनी जो है वो उसमें पाकिस्तान की हेल्प करेंगी। तो ये उसी तनाज़ुर में है कि अभी, बल्कि अभी आपने जब अपनी रिपोर्ट का जिक्र किया तो जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं मोइनुल हक साहब चीन में, उन्होंने एक टीवी और एक न्यूज़पेपर के साथ जब अपनी गुफ्तगू हुई आज से 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि 3 नए जो है प्रोजेक्ट्स अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर MOUs जो है उसके ऊपर गुफ्तगू होगी, और जिसमें एक जो सबसे बड़ा होगा वो पाकिस्तान चाइना ग्रीन कॉरिडोर का इफ्तिताह है, जिसका इशारा आपका इशारा भी उसी की तरफ था कि ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम चीन की मदद लेके अपना जो ऑलरेडी बहुत माइन्यूट किस्म का जो हमारा कार्बन फुटप्रिंट है उसको और कम करें। एक तो हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, लेकिन जो पोल्यूशन का आंसर है, जो कि अब सर्दियाँ आ गई हैं, फॉग आएगी, स्मॉग आएगी, उनको कम करने के लिए तो मेरा ख्याल है चीन की बहुत सारी कंपनीज इंटरेस्टेड होंगी, सोलर पैनल की बहुत सारी कंपनीज इंटरेस्टेड होंगी कि पाकिस्तान के अंदर इस इंडस्ट्री को फ़रोग दिया जाए। इसको थोड़ा सा हमने मिड टर्म से लॉन्ग टर्म में देखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हाइड्रोकार्बन की कंजम्पशन के ऊपर, पेट्रोल, गैस या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो आपने सिर्फ गाड़ियाँ जो अगर आप अचानक ले आएँ तो वो उस तरह काम नहीं करेंगी अनलेस एंड अनटिल एक तो रिपेयर के अंदर उनकी जो है वो चीज़ हो, बैटरीज की जो है वो तस्सीर हो आसान, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जहां से वो चार्जिंग कर लें। तो लेकिन इसके ऊपर तवज्जो दी जा रही है, और इसके ऊपर एक पूरा ग्रुप बन चुका है जो कि आइंदा आने वाले दिनों में गुफ्तगू करेगा और चीन से इस किस्म की इंपोर्ट को पाकिस्तान में लाएगा। बिकॉज चीन जो है वो इस वक्त दुनिया का मॉडल कंट्री साबित हो के आ रहा है। बीजिंग में अब आधे से ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं इलेक्ट्रिक हैं इस वक्त, जो कि उनका सबसे बड़ा शहर है, और वो चाहेंगे कि अगले 5 से 10 सालों में उनको 90 से 100% इलेक्ट्रिक कर दिया जाए ताकि उनका कार्बन एमिशन कम किया जाए। तो पाकिस्तान को इससे सबक हासिल करना चाहिए, और मेरा ख्याल है हम करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, इसमें थोड़ा सा वक्त फ़ायदा उठाना चाहिए ना, क्योंकि एक दोस्त है आपका वो चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, तो बिल्कुल हमें भी उनसे मदद लेनी चाहिए, जैसे बहुत सारे शोबों में हम मदद ले रहे हैं। अच्छा, अब कुछ उस पर आ जाते हैं जो आप कह रहे थे कि दुनिया की नज़रें इस विज़िट पर लगी हुई हैं। हमारे पड़ोसी की नज़रें भी इस विज़िट पर बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं, और आप जानते हैं कि पड़ोसी की जो तकरीबी कार्रवाइयाँ हैं और ख़ास तौर पर जो ख़ित्ते में ताकत का गलत इस्तेमाल है, पाकिस्तान और चाइना की तो ऑलरेडी सभी जानते हैं इनकी दोस्ती के बारे में, लेकिन ये दोस्ती को बढ़ावा देती हैं जब उस तरह के ओछे हथकंडे उसकी जानिब से किए जाते हैं, चाहे वो चाइना के साथ कर रहा हो, कुछ और मुल्कों के साथ हो, या फिर पाकिस्तान के साथ हो। तो आपको लगता है कि कोई दोनों ममालिक इस पर भी बात करेंगे कि कोई मुश्तरका लाहे अमल अपनाया जाना चाहिए चाइना की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से, कि जो भारत का जंगी जुनून है तो जो बढ़ता चला जा रहा है, इसको किसी तौर कंट्रोल किया जा सके? जी एब्सोल्युटली, मेरा ख्याल है इस विज़िट का एक मकसद यही होगा कि जो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात हैं उसका एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस किया जाए, और जहाँ जहाँ कमियाँ और जहाँ जहाँ हम बेहतरी कर सकते हैं उसका जो है वो असेसमेंट की जाएगी। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ मीटिंग होगी, प्रीमियर ली काइशिंग के साथ होगी, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं, उसके अलावा उनकी बिजनेस कंपनीज के साथ, इंडस्ट्रियल बैंक्स के साथ। तो उसमें जो है हम पाकिस्तान का अगर आप मौक़िफ़ लें तो हमने हर चीज़ के ऊपर इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स को तरजीह दी, और हम चाहते हैं कि दुनिया के अंदर एक बड़ा ऐसा सिस्टम आए जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी हो, लेकिन उसके साथ डिग्निटी भी हो, लेकिन रूल बेस्ड सिस्टम हो, जो कि चीन चाहता है। हमने चीन के मौक़िफ़ की ताइवान के ऊपर तायद की। चीन ने हर मौके पे पाकिस्तान की जो यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन बेस्ड कश्मीर की पॉलिसी है उसके ऊपर की, पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान के अंदर है। तो मेरा ख्याल है इसके अंदर भी जो है एक बड़ा सिग्निफिकेंट जो चंक होगा, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर होंगे, स्टेट मिनिस्टर होंगे, तो फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से बड़े बड़े जो ग्लोबल इनिशिएटिव हैं उसमें पाकिस्तान इस वक्त चाइना का जो हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट है उसका हिस्सा है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव का हिस्सा है, बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है। तो पाकिस्तान उन सारे इनिशिएटिव का हिस्सा है जो कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम को प्रमोट करते हैं।
تو ہم اس موقع پہ بھی یہی چاہیں گے کہ چین اور پاکستان دونوں مل کے جو کور ایشوز پاکستان کے ہمارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ، اور ہم انڈیا کو ہر موقع پہ دعوت دے چکے ہیں کہ وہ سی پیک کا حصہ بنے یا بیلٹ اینڈ روڈ کا حصہ بنے، لیکن انفارچونیٹلی پرائم منسٹر مودی صاحب کی وجہ سے وہ شاید ہم ریلیکٹنٹ دیکھ رہے ہیں، لیکن شاید حالات وہاں پہ بہتر ہو جائیں. تو اس میں ان چیزوں کے اوپر بھرپور ڈسکشن ہوگی، اور ایک مشترکہ لائے عمل جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے آکس اور کوارڈ کے اوپر بھی دیکھا پاکستان کا کیا ہے، ہم نے جو باقی انٹرنیشنل فورمز ہیں، ہم ایس سی او میں چین کے ساتھ ہیں اور ایس سی او میں انڈیا کے ساتھ بھی. ہم چاہتے ہیں کہ مل کے کام کیا جائے. اور کلائمیٹ چینج بیسکلی ایسی کیٹاسٹرفی ہے جس میں پرائم منسٹر، فارن منسٹر اور ہماری تمام حکومتوں نے پچھلے چند مہینوں میں پوری دنیا کو بتایا کہ کولیبریشن اینڈ کوآپریشن از دی اونلی وے آؤٹ. انڈیا کے اندر بھی بہت بڑی پاپولیشن ہے جو سفر کر رہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کے انٹرنیشنل فورمز کا حصہ بن کے کوشش کریں، بجائے اس کے کہ صرف لڑائی اور جنگی جنون کا جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ یورپ نے بھی جو ہے ہزاروں سال لڑائی، ایبسولوٹلی کوئی فائدہ نہیں. اچھا، ایک اور چیز جو لازماً ڈسکس ہونی چاہیے اور ظاہر ہے اس مسئلے کا حل بھی نکلنا چاہیے، اور اس کے لیے ان دو ممالک کا مل کر بیٹھنا بہت زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے. کس حد تک کارآمد ہو سکتا ہے ہمایوں صاحب؟ میں چاہوں گی کہ آپ اس پر ضرور روشنی ڈالیے، بات کیجیے. میں بات کروں افغانستان کے مسئلے کی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ جو یوکرین کا مسئلہ ایک چل رہا ہے رشیا کے ساتھ، کیا ان دونوں پر بھی بات ہو رہی ہوگی، اور کیا کسی بھی طرح سے چائنا پاکستان کے ساتھ مل کر کوئی کردار ادا کر سکتا ہے ان مسائل کے سلجھاؤ میں؟ ہمایوں صاحب. جی ایبسولوٹلی، دیکھیں پاکستانی فورن آفس نے اور پاکستانی گورنمنٹ نے بہت حد تک کہا کہ ایک تو اس مسئلے کو پولیٹیسائز نہ کیا جائے، جو کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایک پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے ہوا، اس کو قطع نظر اس سے ہم چاہتے ہیں کہ جو یوکرین کا مسئلہ ہے اس کو انٹرنیشنل لا، نیگوسیشن اور کمیونیکیشن کے تھرو حل کیا جائے، کیونکہ یہ ایک انسانی المیہ ہے، لوگ وہاں پہ سفر کر رہے ہیں. افغانستان کا انفارچونیٹلی مسئلہ ایسا ہے کہ پچھلے 40 سال سے جنگ و جدل کے اندر ہم ہیں، اور جو اس وقت رشیا اور یوکرین کا معاملہ ہے اس نے افغانستان کی جو ہیومن کیٹاسٹرفی، ان کی جو میزریز ہیں، اس کو دنیا کے آگے ایک بیک برنر کے اوپر ڈال دی ہے. تو میرا خیال ہے اس موقع پہ بھی کیونکہ پاکستان بہت زیادہ سفر کر رہا ہے، اور شاید سب سے بڑا وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ سفر کرتا ہے افغانستان کے بعد ان کے مسائل کی وجہ سے، ریفیوجیز کو لے لیں، ٹریڈ کو لے لیں، اور ٹیررزم کو لے لیں، ہماری قربانیوں کو لے لیں جو ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دی ہیں. تو میرا خیال ہے اس پہ جو ہے بہت سارے فورم ہیں. دیر از اے ٹرائی لیٹرل ڈائلاگ جو چائنا، پاکستان اور افغانستان کا ہے، ایس سی او کا ہے، او آئی سی کے مختلف پلیٹ فارمز ہیں جس کو ہم یوز کر رہے ہیں، ٹرکش ایک ڈائلاگ ہے. تو ہم سارے ان ڈائلاگز کا حصہ بنیں گے، اور چین کی ہمیں بہت حد تک مدد حاصل ہے اور ان کی تائید حاصل ہے کہ ہم ایسے انیشیٹو کا حصہ بنیں جس میں افغانستان کا ایک جسٹیفائبل سولوشن نکلے، جس میں وہاں کی جو موجودہ ڈسپنسیشن ہے اس کے اندر بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں کہ ان کو وہ فلفل کرے، اور پھر ورلڈ کی رسپانسبلٹیز ہیں کہ افغانستان کے ایشو کو ہیومینیٹیرین ایشو کنسیڈر کر کے اس کے اوپر توجہ دے. 40 ملین کی جو آبادی ہے اس کو صرف طالبان کے پرانے پیکج، ایک انسانی المیہ وہاں پر جنم لے چکا ہے، اسی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ اس انسانی المیہ کو سمجھتے ہوئے اس کے سلجھاؤ کے لیے، اس میں بہتری کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، اور ظاہر پاکستان اس کے لیے ہمیشہ سے ایفرٹ کرتا رہا ہے. اور اب چائنا میں بھی جا کر وزیر اعظم شہباز شریف یہی کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے کوئی نہ کوئی معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھائے جائیں چائنا کی مدد سے. بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمایوں خان صاحب اپنا تجزیہ شیئر کر رہے تھے وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کے دورہ چین کو لے کر، اور یہاں جہاں بہت سارے شعبوں کی بات ہوئی جس میں چائنا ہماری مدد کر رہا ہوتا ہے، تو ایک اور شعبہ زراعت کا بھی ہے جس میں چین ہمیں بہت زیادہ مدد کرتا آیا ہے. اور آج ہم نے دیکھا ہے کہ زراعت کو لے کر جو کہ ہماری بیک بون ہے پاکستان کی، خاص طور پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ایک انتہائی بڑا فیصلہ کیا ہے، ایک تاریخی فیصلہ کیا ہے. انفیکٹ فیصلہ یہ کیا ہے کہ کسانوں کے لیے انہوں نے 1800 ارب روپے سے زائد مالیت کے تاریخی قومی زرعی پیکج کا اعلان کیا ہے. ناظرین، 3 لاکھ ٹیوب ویلز بتائے جا رہے ہیں جن کو سولر پر منتقل کیا جائے گا، اور اس کے لیے بلا سود قرضے فراہم کیے جائیں گے. یعنی جو بھی کسان بھائی ہمارے یہ قرضے لے رہے ہوں گے ان کو کوئی جب یہ ریٹرن کرنے ہیں تو ان کو کوئی سود نہیں دینا ہے، کوئی زیادہ پیسے اس کے اوپر دینے نہیں ہیں. جو بھی قرض وہ لے رہے ہوں گے وہی رقم ان کو آسان اقساط میں واپس کرنی ہوگی، اور اس طرح وہ اپنے جو مختلف ٹیوب ویلز ہیں جن میں جب لائٹ نہیں ہوتی ہے، بجلی نہیں ہوتی ہے، تو ان کو چلانے میں ان کو پرابلم رہتی ہے، پانی دینے میں فصلوں کو پرابلم رہتی ہے، یہ سارا مسئلہ ان کا حل ہونے جا رہا ہوگا.
अच्छा नाज़रीन, किसानों के लिए 13 रुपये फ़ी यूनिट फ़िक्स्ड कीमत पर बिजली मिलेगी। ये भी एक बहुत बड़ा ऐलान है जो आज किया गया है। ये जो पैकेज है इसके तहत ज़रूरी शोबे में काम करने वाले नौजवानों को 50 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे ताकि हमारे जो नौजवान हैं वो इस जानिब माइल हों। ऐसा नहीं कह रही है हुकूमत के सारे नौजवान जो हैं अगर वो IT की जानिब जाना चाहते हैं तो वो ज़राअत की जानिब आ जाएँ, लेकिन वो क्या रहा था कि जब सारे लोग किसी एक शोबे में लग जाते हैं तो उसके बाद जब आप वो स्टडीज़ कम्प्लीट कर लेते हैं तो उसमें इतनी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास नहीं रहती हैं। तो जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं तो फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सोचा ये गया हुकूमत की जानिब से कि ऐसे शोबे जो मुल्क की एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं जैसे कि ज़राअत है, तो उसमें भी हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए, उनको राग़िब करने के लिए कोई ना कोई ऐसा पैकेज दिया जाए। तो अब ये पैकेज जो है ये हमारे सामने आ चुका है। वज़ीर आज़म के जो किसान पैकेज है इसके तहत छोटे काश्तकारों के कर्ज़ में रिलीफ के लिए 10 अरब 60 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और यहाँ पर कैसे मुमकिन है कि सैलाब ज़दा इलाकों की बात ना की जाती इस पैकेज के अंदर, तो वहाँ जो बेज़मीन हुए हैं हारी उनको 5 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। 5 साल तक पुराना जो ट्रैक्टर है उसकी दरामद पर 50% ड्यूटी की छूट दे दी गई है। यानी जो आप उसके ऊपर टैक्स दे रहे होते थे, एक ड्यूटी आप अदा कर रहे होते थे, वो अब आपको नहीं देनी है, 50% आपको वो देनी है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि 5 साल से ज़्यादा पुराना होना चाहिए इस ट्रैक्टर को। बहरहाल जी, हुकूमत पाकिस्तान के इस पैकेज के तहत 4 से 6 माह में ज़राअत के शोबे को न सिर्फ फ़रोग मिलेगा बल्कि मुल्क की मईशत में भी जान पड़ जाएगी। पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा होगा, ये भी तवक्को की जा रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से किसानों को दिए इस पैकेज में और क्या कुछ है, ये सारी चीज़ें हमने एक रिपोर्ट में समझी हैं, आपको दिखाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का इन्हिसार ज़राई तरक्की पर है और मुल्क उस वक्त तक मुस्तहकम तरक्की नहीं कर सकता जब तक किसान के मसाइल हल नहीं होते। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत ने मुकम्मल मुशावरत से किसानों की फलाह और ज़राई शोबे और मुल्क की तरक्की के लिए पैकेज तैयार किया है जिस पर तमाम क़यादत तहसीन और मुबारकबाद की मुस्तहक है। 1800 अरब रुपए के कर्जाजात किसानों को दिए जाएंगे और ये रकम जो है वो पिछले साल के मुकाबले में 400 अरब रुपए ज़्यादा है। मुतासर इलाकों में सैलाब की वजह से वहाँ पर जो छोटे किसान हैं मार्कअप कर्ज़ों के ऊपर उनको वेव किया जा रहा है, उसके लिए 10 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इन छोटे किसानों को 8 अरब 20 करोड़ रुपए मुहैया किए जाएंगे। नौजवान बेरोज़गार बच्चों के लिए ज़रूरी शोबे में जो काम करना चाहेंगे उनको कर्जे दिए जाएंगे 50 अरब रुपए के। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत खाद बनाने वाले कारखानों को सस्ती गैस फराहम करती है ताकि वो किसानों को सस्ती खाद फराहम करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत तवील और सख्त मुज़ाकरात के बाद DAP की कीमत में खातर खा कमी कराने में कामयाब हो गई है। 2500 रुपए फी बोरी DAP की कीमत उनसे कम करवाई गई है। पहले तकरीबन आप जानते हैं 14,000 रुपए थी, अब 11,250 रुपए फी बोरी होगी। मेरा इरादा है कि ये 58 अरब रुपए जिन्होंने कम करवाए हैं उन वज़रा को और सेक्रेटरीज़ को बाकायदा पब्लिक रिकग्निशन दी जाएगी ताकि कौम को पता चले किसान को किस तरह खुशहाल किया जा रहा है। अब वो पैदावार बढ़ाएगा, पर एकड़ यील्ड बढ़ेगी और कितना मुल्क को फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़राअत समेत मईशत के तमाम शोबों में SMEs रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हुकूमत ने ज़राई शोबे में उनको फ़रोग देने के लिए भी इक़दाम किए हैं। उनकी ऑन गोइंग जो मॉडर्नाइजेशन है स्कीम, उनके लिए हमने 10 अरब रुपए रखे हैं कि वो ज़राई शोबे में अब आएंगे तो 10 अरब रुपए उनकी मॉडर्नाइजेशन स्कीम के लिए हमने हुकूमत पाकिस्तान ने इस वक्त रखे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्रैक्टर बनाने वालों ने अजारादारी कायम कर रखी है। ट्रैक्टर्स बनाने वाली कंपनियों से कहा गया कि अपनी कीमतों में कमी करें, ताहम उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मुस्बत जवाब न आने पर 5 साल पुराने ट्रैक्टरों की दरामद की इजाज़त दे रहे हैं। हम बाहर से जो सेकंड हैंड ट्रैक्टर हैं अलबत्ता उनकी सर्टिफिकेशन होगी कि जनाब ये इनकी उम्र जो है ये 5 साल से ज़्यादा नहीं है, यानी वो बाकायदा वो निज़ाम अपने मार्ज वजूद में आएगा। उनको तकरीबन ड्यूटी में 50% रिबेट मिल जाएगा ड्यूटी में। वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में मौजूद 3 लाख ज़राई ट्यूबवेलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए बिलासूद कर्ज समेत उनके लिए बिजली की कीमत फिक्स करने का भी ऐलान किया। जो बिजली का बिल है किसान वो नहीं देगा, वो सोलर की जो किस्त है वो अदा करेगा और उसके बावजूद हुकूमत पाकिस्तान जो कर्जा है उसकी पूरी जो उसकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो हम भरेंगे इंशाअल्लाह। इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि किसान भाई के लिए और कोई मराहत हो नहीं सकती। हम एक फिक्स कॉस्ट अब लेंगे किसान से 13 रुपए फी यूनिट, जिसके ऊपर
43 अरब रुपए की सब्सिडी किसान भाइयों को दी जा रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में गंदम के बीज के 12 लाख थैले फराहम किए जाएंगे। उनका कहना था कि सैलाब ज़दा इलाकों में बेज़मीन हारियों को 5 अरब रुपए के बिलासूद कर्ज दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने बताया कि वो अपने दौरा चीन में सरमायाकारों को पाकिस्तान आने की दावत देंगे। उनका कहना था कि किसान पैकेज का मकसद ज़राई अजनास की दरामद में कमी लाना है, जिससे अशिया की कीमतें भी कम होंगी। बिल्कुल जी, किसानों के लिए क्या बड़े फैसले किए गए हैं, ये इतना बड़ा तारीखी पैकेज, इसके हवाले से रिपोर्ट आपने देखी। कुछ आगे बढ़ जाते हैं, बात कर लेते हैं रूस की। बताना हमें आपको यह है कि रूस अक़वाम मुत्तहिदा और तुर्किया की सालिसी में होने वाले यूक्रेन के अनाज बरामदगी के मुआहदे से अलहदा हो चुका है। रूसी हुकाम का दावा यह है कि बहरा असवद में बहरी जहाज़ों पर यूक्रेन की जानिब से ड्रोन हमले किए गए, जो कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। इसी चीज़ को इस मुआहदे से अलग होने का जवाब बनाया गया है, जबकि अमेरिका ने रूस के इस इक़दाम को एक बार फिर इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया है। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा रूस की जानिब से मुआहदे से दस्तबरदारी के बावजूद मुआहदे के तहत यूक्रेन से अनाज बरामद करने का सिलसिला जारी रहने पर जोर दे रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा और तुर्किया की कोशिशों से रूस यूक्रेन अनाज बरामदगी मुआहदा 22 जुलाई को हुआ था, और ये जो मुआहदा था इसके तहत यूक्रेन से 90 लाख टन से ज़्यादा अनाज बरामद करने की इजाज़त दी गई थी, और इससे हमने देखा कि खुराक के आलमी बहरान और कीमतों को कम करने में बहुत हद तक मदद मिली थी। लेकिन इस मुआहदे के बाद आलमी सतह पर गंदम की कीमत में पहली मरतबा कमी भी देखने में आई, और अब एक बार फिर हम ये देख रहे हैं कि आलमी सतह पर खुराक की कीमतें बढ़ने के साथ साथ गरीब मुल्कों में भूख में इजाफे का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। अनाज राहदारी समझौता मुअत्तल होने की असल वजूहात क्या हैं? रशिया जो बता रहा है वो तो अपनी जगह, लेकिन इसकी असल वजूहात क्या हैं और फिर से इम्पैक्ट क्या आने वाला है सारी दुनिया के ऊपर, ये सारी चीज़ें हमने एक पैकेज में, एक रिपोर्ट में समाई हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखा रहा है। रूस का बहरा असवद में बहरी जहाज़ों पर यूक्रेन की जानिब से ड्रोन हमले का निशाना बनाने का इल्ज़ाम। यूक्रेन की बंदरगाहों से अनाज की बरामद का मुआहदा मुअत्तल कर दिया। रूसी मीडिया के मुताबिक वज़ारत दिफा ने कहा है कि यूक्रेन ने 16 ड्रोन्स के जरिए जजीरा नुमा क्रीमिया के सबसे बड़े शहर सेवस्टोपोल की बंदरगाह पर बहरा असवद के बेड़े पर हमला किया है। रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को खत में आगाह किया कि वो इस हमले की वजह से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अनाज बरामद करने का मुआहदा मुअत्तल कर रहा है, क्योंकि वो तिजारती जहाज़ों की हिफाजत को यकीनी बनाने से कासिर है। इस्तांबुल में यूक्रेनी अनाज की तरसील को कंट्रोल करने वाले कंबाइंड कोऑर्डिनेशन मरकज के रूसी नुमाइंदों को भी जरूरी अहकामात जारी कर दिए गए हैं। रूस ने ये इल्जाम भी लगाया है कि दहशतगर्दी के इस हमले में बरतानवी नेवी के माहिरीन ने भी मदद की है। अक़वाम मुत्तहिदा ने रूस पर जोर दिया है कि यूक्रेन से अनाज बरामद करने के मुआहदे के तहत अनाज की बरामदगी का सिलसिला जारी रहना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के कोऑर्डिनेटर ने अपने जारी करदा बयान में कहा है कि सिविलियन कार्गो शिप फौजी अहदाफ का निशाना नहीं बन सकते और न ही उन्हें यरगमाल बनाया जा सकता है। अनाज बरामदगी मुआहदे से लाखों लोगों को खुराक की फराहमी मुमकिन हो रही है, इसलिए तमाम फरीक़ैन को ऐसे इक़दामात से गुरेज करना चाहिए जिससे अनाज बरामदगी मुआहदे को नुकसान पहुँचे। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी इक़दाम को तवक्को के मुताबिक करार दिया। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक ज़ेलेंस्की मॉस्को पर सितंबर से अनाज ले जाने वाले बहरी जहाज़ों का रास्ता रोकने का इल्जाम लगाते आ रहे हैं। यूक्रेनी सदर का कहना है कि फिलहाल 176 जहाज समंदर में खड़े हैं, जिनमें 20 लाख टन से जायद अनाज मौजूद है। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी रूस के इस इक़दाम को इश्तियाल अंगेज करार देते हुए कहा है कि इससे भूख का सामना करने वाले अफराद की तादाद में इजाफा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी में ये मुआहदा तय पाया था। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी रूस के इस इक़दाम को इश्तियाल अंगेज करार देते हुए कहा है कि इससे भूख का सामना करने वाले अफराद की तादाद में इजाफा होगा। Truly outrageous. It's going to increase starvation. There's no reason for them to do that, but they're always looking for some rationale to be able to say the reason they're doing something outrageous is because the West made them do it, and it's just not. There's no merit to what they're doing. The UN negotiated that deal, and that should be the end of it. अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी में ये मुआहदा तय पाया था और इसे बरकरार रहना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा और तुर्किया की सालिसी में फरीक़ैन के दरमियान 22 जुलाई को रूस यूक्रेन अनाज बरामदगी से मुताल्लिक़ मुआहदा तय पाया था।
इस मुआहदे के बाद यूक्रेनी बंदरगाहों से लाखों टन अनाज की बरामदगी मुमकिन हुई थी, जिसकी मुद्दत 10 नवंबर में खत्म होना थी। रूस का हालिया ऐलान अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से रूस और यूक्रेन पर अनाज के मुआहदे की तजदीद के लिए जोर देने के एक दिन बाद सामने आया है। इससे कबल रूस ने यूरोप को गैस फराहम करने वाली नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में धमाकों का इल्जाम भी बरतानिया पर आयद करते हुए इन हमलों को दहशतगर्दी करार दिया था, जिसके बाद बरतानवी वज़ारत दिफा ने धमाकों में बरतानवी बहरिया के मुलव्विस होने का रूसी इल्जाम मुस्तरद करते हुए कहा था कि यूक्रेन पर गैर कानूनी हमलों से तवज्जो हटाने के लिए रूस ऐसे गलत दावे कर रहा है। अभी हम बरआज़म अफ्रीका का रुख कर रहे हैं, जिसका मुल्क है सोमालिया। वहाँ कहत साली के साथ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। मोगादिशु में होने वाले 2 धमाकों में हलाकतों की तादाद 100 तक पहुँच चुकी है और 300 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी बताए जाते हैं, जो अब अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं। नाज़रीन, दारुल-हुकूमत मोगादिशु में हालिया दहशतगर्दी के वाक़े को 5 सालों में सबसे मुहलिक कार्रवाई तस्वुर किया जा रहा है और उसकी जिम्मेदारी शिदत पसंद तंजीम अल-शबाब ने कबूल भी कर ली है। मुल्क के सदर ने आलमी बरादरी से तिब्बी इमदाद की अपील की है, क्योंकि यहाँ सहूलियात का फुकदान है और हुकूमत को लोगों की जानें बचाने में मुश्किलात का सामना रहता है। पाकिस्तान की जानिब से मोगादिशु में दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत की गई है। दफ्तर खारिजा के तर्जुमान ने मुतासिरा ख़ानदानों के साथ यकजहती का इजहार किया है और ये पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान के अवाम दुख की इस घड़ी में सोमालिया की कौम के साथ खड़े हैं। नाज़रीन, सोमालिया में दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात के सामने हुकूमत इतनी बेबस क्यों है? शिदत पसंद तंजीम जो है अल-शबाब, ये क्यों आम लोगों को निशाना बना रही है और हुकूमत की जानिब से इस तंजीम से निमटने के लिए, जैसे मुज़ाकरात के लिए क्या हिकमत अमली तैयार की जा रही है? ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में हैं। सोमालिया में फिर दहशतगर्दी। हफ्ते के रोज होने वाले धमाकों में हलाकतों की तादाद 100 हो गई है, जिनमें खातीन, बच्चे, तालिबे इल्म और ताजिर शामिल हैं। ये बम धमाके जिला जोही में हुए और इनमें वजारत तालीम के दफातर को निशाना बनाया गया। अल-कायदा से मुंसलिक इस्लामी शिद्दत पसंद ग्रुप अल-शबाब ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। इस ऐलान से कबल ही वजीर आज़म हमजा अब्दी बारे ने भी इसकी जिम्मेदारी इसी शिद्दत पसंद ग्रुप पर आयद की थी। सोमालिया के सदर हसन शेख मोहम्मद ने इस हौलनाक हमले के बाद आलमी बरादरी से तिब्बी इमदाद की अपील करते हुए कहा कि डॉक्टर्स को यहाँ भेजा जाए, क्योंकि वो तमाम मुतासिरीन को इलाज के लिए मुल्क से बाहर नहीं भेज सकते। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोगादिशु में हफ्ते को जिस मकाम को धमाकों से निशाना बनाया गया, उसी के आसपास 2017 में एक तबाहकुन ट्रक बम धमाके में 512 अफराद हलाक हुए थे। अफ्रीकी मुल्क सोमालिया में दहशतगर्दी ने अवाम पर खौफतारी कर रखा है। मुल्क के ज्यादातर इलाकों पर अल-शबाब नामी तंजीम का कब्जा है। ये ना सोमालिया की हुकूमत को मानते हैं और ना कानून को, और उन्होंने अपने सख्त कवानीन और सजाएं राइज कर रखी हैं, जो हजारों अफराद का कत्लेआम कर चुकी हैं। 2 हफ्ते कबल भी होटल में होने वाले धमाके में हुकूमती वजीर और एक कमिश्नर समेत 10 अफराद हलाक हुए थे, जबकि 47 जख्मी हुए। 6 शदीद जख्मियों का इलाज सऊदी अरब में किया जा रहा है। सोमाली हुकूमत और अमेरिका ने मुश्तरका तौर पर अल-शबाब के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर रखा है। वाशिंगटन ने इस तंजीम को अल-कायदा की तरह ही मुहलिक तरीन तंजीमों में से एक करार दिया है। उधर सोमाली हुकूमत ने भी नए ऑपरेशन को ग्रुप के खिलाफ मुकम्मल जंग करार दिया है। हालिया हफ्तों में अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों में अल-शबाब के सरकर्दा कारकुन अब्दुल्ला यारे मारे गए थे। वजीर इत्तलात के मुताबिक अल-शबाब के नायब सदर के सर की कीमत $3 करोड़ रखी हुई थी। सोमालिया के सदर ने तमाम शहरियों को हिदायत जारी की हैं कि वो अल-शबाब के जेर कंट्रोल इलाकों से दूर रहें। सदर का कहना था कि मकामी कबायली मलेशिया की हिमायत याफ्ता हुकूमती फोर्सेज ने ईरान के इलाके में दहशतगर्दों की जानिब से जारहत जारी रखी हुई है। सदर के अल-शबाब के खिलाफ ऐलान जंग के बाद तंजीम ने भी हमले बढ़ाने की धमकी दी थी और हालिया हमले इसी सिलसिले की एक कड़ी करार दिया जा रहा है। बिल्कुल जी, इस हादसे पर पाकिस्तान की जानिब से भी अफसोस का और यकजहती का इजहार किया गया है सोमालियन हुकूमत के साथ, वहाँ के अवाम के साथ। आगे बढ़ जाते हैं, ब्राज़ील की बात करते हैं, जहाँ सदारती इंतखाबात में करप्शन के इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं और इसी बायस 10 साल कैद पाने वाले जो साबिक सदर हैं लुला डी सिल्वा दोबारा सदर मुंतखब हो गए हैं। साबिक सदर लुला डी सिल्वा ने मौजूदा सदर और दाएं बाजू की जमात से ताल्लुक़ रखने वाले
जियर बोल्सोनारो के खिलाफ 50.9% वोट हासिल किए। नतायज सामने आए और उसके बाद जियर बोल्सोनारो ब्राज़ील के ऐसे सदर बन चुके हैं जो 1985 में मुल्क में जमहूरियत की वापसी के बाद से दोबारा इंतखाबात में कामयाब नहीं हो पाए। अभी तक बोल्सोनारो ने अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं की है और ये भी वाज़ेह नहीं है नाज़रीन कि वो नतायज को कबूल भी करेंगे या नहीं, क्योंकि वो पहले ही कई बार कह चुके हैं कि अगर वो इलेक्शन हार गए तो वो धोखाधड़ी और फ्रॉड होने का दावा करेंगे। नाज़रीन, दुनिया का सबसे बड़ा ये जो जंगलात है अमेज़ॉन, इससे ढके इस मुल्क में इंतखाबात एक ऐसे वक्त में हुए हैं जब मुल्क कोरोना वायरस की वबा के मुआशी असरात से दोचार है। अब यूक्रेन पर रूसी हमले के नतीजे में मुल्क की मईशत मज़ीद पेचीदा हो चुकी है। साबिक सदर लुला डी सिल्वा सज़ा मिलने के बाद कैसे दोबारा इंतखाबात के लिए अहल हुए और क्या वो ब्राज़ील को दरपेश मसाइल से बाहर निकाल सकेंगे, इस सारी सूरत हाल पर आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ब्राजील के साबिक सदर लुइस अनासियो लूला डी सिल्वा ने इंतहाई दाएं बाजू के मौजूदा सदर बोल्सोनारो को शिकस्त देकर एक बार फिर से ओहदा सदारत हासिल कर लिया है। ब्राजील के इंतखाबी कमीशन सुप्रीम इलेक्टोरल कोर्ट के मुताबिक बाएं बाजू के तजुर्बाकार सियासतदान लूला डी सिल्वा ने ब्राजील के सदारती इंतखाबात में 50.9% वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की है। इब्तदाई तौर पर अवाम ने 2 अक्टूबर को अपना सदर मुंतखब करने के लिए वोट किया था, लेकिन पहली पोलिंग में किसी भी सदारती उम्मीदवार को मतलूब 50% वोट नहीं हासिल हुए थे। इसी वजह से बोल्सोनारो और उनके हरीफ लूला डी सिल्वा के दरमियान गुज़िश्ता रोज बराह रास्त मुकाबला हुआ, जिसके नताइज अब सबके सामने हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक जियर बोल्सोनारो ब्राजील के ऐसे पहले सदर हैं जो 1985 में मुल्क में जमहूरियत की वापसी के बाद से दोबारा इंतखाब में कामयाब नहीं हो पाए। हारने के बाद अभी तक उन्होंने अपनी शिकस्त भी तस्लीम नहीं की है। लूला डी सिल्वा ने तल्ख इंतखाबी मुहिम के बाद मिलने वाली जीत पर अमन और इत्तेहाद पर जोर दिया है। अपनी जीत के ऐलान के बाद नए सदर ने अहद किया कि वो भूख से निपटेंगे और अपने ओहदे पर रहने के दौरान अमेज़न के जंगलात को महफूज रखेंगे। लूला डी सिल्वा की जीत के ऐलान के बाद पर अमरीकी सदर जो बाइडन, फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन और दीगर आलमी रहनुमाओं ने भी उन्हें मुबारकबाद दी। आलमी खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सदर लूला डी ने 2003 से 2010 तक ब्राजील के सदर की हैसियत से काफी मकबूलियत हासिल की थी और अपनी मकबूलियत की चोटी पर उन्होंने ओहदा छोड़ दिया था। उन्होंने अपने दौर में गरीब खानदानों की मदद के लिए समाजी प्रोग्राम मुतारिफ करवाए थे, जिससे इस तबके को इस्तेहकाम मिला था। आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनकी इसी मकबूलियत को मद्देनजर रखते हुए साबिक सदर पर मनी लॉन्ड्रिंग और बदगुमानी के इल्जामात के तहत 2017 में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी और 2018 में इसी बुनियाद पर बोल्सोनारो के खिलाफ इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोक दिया गया था। ब्राजील में आम इंतखाबात एक ऐसे वक्त में हुए जब मुल्क कोरोना वायरस की वबा के मुआशी असरात से दोचार है। ऐसे में अब यूक्रेन पर रूसी हमले के नतीजे में मुल्क की मईशत मजीद पेचीदा हो गई है। माहिरीन के मुताबिक ब्राजील के मुंतखब शुदा नए सदर को इन मसाइल से निमटने के लिए फौरी और मुअस्सर लाहे अमल की जरूरत होगी। रिपोर्ट आपने देखी, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। पता चला